सीटेट की संडे स्पेशल महा मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत करेंगे इस क्लास की सीटेट एसएसटी पेपर नंबर 2 सामाजिक विज्ञान से, और इस हम लोग सीरीज में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आगामी परीक्षा आपकी 6 सितंबर 2026 को होने वाली है। ऐसे में ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपने इस महा मैराथन क्लास को प्रश्न संख्या 1 के साथ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या फिर आगामी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो प्रश्न संख्या 1 आ चुका है अपने स्क्रीन पे। पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं, ये जो आईवीसी है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें किस स्थान से विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कहता है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी कहता है लोथल, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका कालीबंगा। तो यहाँ पे जो विशाल स्नानागार मिले हैं ये कहाँ पे मिले हैं? आप कहेंगे मोहनजोदड़ो में मिले हैं, और मोहनजोदड़ो जो है वो इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ मोहनजोदड़ो की, तो आज के पाकिस्तान में स्थित है। 1922 में इसकी खोज हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो खोज है वो सिंधु नदी के किनारे हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ पे हुई थी। तो सिंधु नदी के किनारे हुई थी। और किसने खोज की थी? तो रखल दास बैनर्जी ने जो है वो इसकी खोज की थी। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। हड़प्पा की बात करूं तो 1921 में खोज हुई थी। ये भी आज के पाकिस्तान में स्थित है। ये हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला जगह है। इसीलिए हम लोग हड़प्पा को, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है सभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ताकि प्रश्न कहीं से भी पूछे आप उसको सॉल्व कर पाए। रावी नदी के किनारे जो है वो हड़प्पा नदी बसा हुआ, हड़प्पा शहर बसा हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो दयाराम साहनी ने इसकी जो है वो खोज की थी। ठीक है। और ये जगह आज के पाकिस्तान में स्थित है। तो सारी बातें आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं बात करती हूँ लोथल की, तो ये जो आपका लोथल है ये गुजरात में है। 1954 में इसकी जो है वो खोज हुई थी। SR राव का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने इसको खोजा था। भोगवा नदी के किनारे जो है ये स्थित है। तो ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, और ये आज के गुजरात राज्य में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करेंगे कालीबंगा की, तो आज के राजस्थान में है। ठीक है। और कालीबंगा आपका खोज हुआ था 1953 में। और अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ किसने खोज किया था, तो ए घोष का आपको नाम जो है वो ध्यान रखना है। ए घोष ने इसकी खोज की थी। और घग्गर नदी के किनारे जो है वो ये स्थित है। ठीक है। तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है आपको। चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 2 पे। तो एक ही सवाल में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। सवाल नंबर 2 अपने स्क्रीन पे। ऋग्वेद में किन 3 देवताओं को विशेष महत्व दिया जाता है? ऋग्वेद, जिसको हम लोग सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कहते हैं, सबसे पुराना हमारा वेद है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट देवता हैं। वो कौन से हैं ये आपसे पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। अग्नि, इंद्र और सोम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, वरुण और रुद्र, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका इंद्र, वरुण और यम। तो ऋग्वेद में आपका किसको इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया है? तो आप कहेंगे अग्नि, जो कि आग के देवता है, इंद्र जो कि वर्षा के देवता है, और सोम जो है ये एक प्रकार का पौधा है और जिससे पेय पदार्थ बनती है। तो इन तीनों देवताओं को विशेष महत्व दिया गया है ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन हमारा वेद है। चलेंगे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या महत्वपूर्ण है, क्या अर्थ है इसका, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लीजिए। शील, समाधि, प्रज्ञा, बुद्ध, धम्म और संघ, सत्य, अहिंसा और करुणा, विनय, सुत और अभिधम्म। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब यहाँ पे है कि बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों बातें यहाँ पे त्रिरत्न से संबंधित है। और हम चलेंगे सवाल नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन। सांची का स्तूप, ये जो सांची का स्तूप है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की भी प्रबल संभावना है। तो ध्यान से देखना है। सांची का स्तूप मुख्य रूप से किस मौर्य सम्राट द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। तो ये 4 ऑप्शन है। तो सही जवाब इसका आपका अशोक होने वाला है, जो कि द ग्रेट अशोक है।
ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो तीसरी सेंचुरी में, 3rd BCE में इसका जो है वो निर्माण हुआ था। और सांची रायसेना जिला आपका मध्य प्रदेश में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी सांची के स्तूप को यूनेस्को हेरिटेज में कब शामिल किया गया था, तो यूनेस्को का जो धरोहर स्थल है इसमें इसको शामिल किया गया था। कब, आप कहेंगे 1989 में। तो ये भी प्रश्न कभी कभार पूछ लेते हैं, तो क्वेश्चन आपको सारे आने चाहिए। बाकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो गुप्त काल में नगर श्रेष्ठी का क्या अर्थ होता है। नगर श्रेष्ठी, ऑप्शन देख लेते हैं, मुख्य बैंकर या व्यापारी, मुख्य शिल्पकार, सेनापति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो है आपका, इसको क्या मतलब होता है इसका, तो आप कहेंगे इसका मतलब जो मुख्य बैंकर होते हैं या व्यापारी होते हैं उनको हम लोग नगर श्रेष्ठी कहते हैं। और गुप्त काल की खोज किसने की थी, गुप्त वंश की खोज किसने की थी, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ के साथ ये भी आपको बताने की कोशिश करनी है कि गुप्त काल किस चीज के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सवाल नंबर 6 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। देखिए, जब मैं आपको कोई चीज कहती हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि आप उस पर थोड़ा स्टडी करें, थोड़ा ध्यान दें, गूगल करें एटलीस्ट, ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आ जाए। बाकी बात करेंगे सवाल नंबर 6 की, चोल मंदिरों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये जो चोल वंश है इसकी स्थापना विजयालय ने की थी, कई बार मैंने आपको बताया होगा। और इस मंदिरों के बारे में कौन सा कथन सही है, ऑप्शंस देख लेते हैं। वे केवल पूजा के स्थान थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, उनका निर्माण केवल ईंटों से हुआ था, और ऑप्शन नंबर डी है, उनमें राजाओं के रहने की व्यवस्था थी। तो ये जो आपका चोल मंदिर है, ये इसका कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो आप कहेंगे ये आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 अपने स्क्रीन पे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण नीति यानी कि मार्केट को कंट्रोल पॉलिसी लागू किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लेते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ये 4 नाम है। चारों नाम इतिहास में, खासकर मेडिवल इंडिया में, मेडिवल भारत में, मेडिवल हिस्ट्री में काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो 5 यहाँ पे बैक टू बैक वंश स्थापित हुए थे, ये उनके और सभी अपने अपने वंश के बहुत ही फेमस रूलर हैं। तो एक एक करके हम लोग सभी लोगों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करूं यहाँ पे अगर मैं इल्तुतमिश की। ठीक है, तो ये जो आपका इल्तुतमिश है, इसके बारे में आपको बता दूं, ये जो इल्तुतमिश है इन्होंने कब से लेके कब तक शासन किया। तो आपको ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश ने आपका 1231 से लेके, ठीक है, 1231 से लेके आपका 1236 तक शासन किया। गुलाम वंश के थे ये, और ये गुलाम वंश सबसे पहला वंश था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इन्होंने अपनी जो कैपिटल है, राजधानी है, उन्होंने क्या किया था, लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था। तो ये भी चीज आपको जो है वो इनके बारे में ध्यान रखना है। बाकी इनका एकता प्रणाली भी फेमस है। बात करेंगे बलबन की, तो बलबन आपका 1266 से लेके 1287 तक इन्होंने शासन किया था। ये भी गुलाम वंश के ही थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने ही जो है वो सिजदा और पैबॉस यानी कि अपने राजा के सामने सर झुका लो और उनके पैर चूमो, ये पॉलिसी जो है वो लागू की थी। साथ में ब्लड और आयरन पॉलिसी जो है, यानी कि रक्त और लौह पॉलिसी, ये भी जो है वो इन्हीं की थी, बलबन की थी। और बलबन काफी फेमस और अच्छे जो है वो मुगल, मतलब इन्होंने काफी लंबे टाइम तक इन्होंने भी शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1296 से लेके इन्होंने 1316 तक इन्होंने शासन किया। नाम से स्पष्ट है खिलजी वंश के थे। और अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इन्होंने 1325 से लेके 1351 तक इन्होंने शासन किया। तुगलक वंश के थे, नाम से स्पष्ट हो रहा है। और इन्होंने जो अपनी राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद जो है वो शिफ्ट कर ली थी। और टोकन मुद्रा जो है ये इन्हीं का है, जो है वो दिया गया है। तो सारी चीजें आपको इनके बारे में भी ध्यान रखना है। बाकी अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाजार नियंत्रण पॉलिसी किसने लागू की थी, तो इसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी का नाम ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। सवाल नंबर 8 देखेंगे अपने स्क्रीन। तो हमने एक साथ ही मुगल जो आपका मेडिवल इंडिया है उसका, आपने जो दिल्ली सल्तनत है उसके सभी राजाओं के जो इंपॉर्टेंट कार्यकाल है वो हमने डिस्कस कर लिया। सवाल नंबर 8 देखेंगे, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बाबर,
ऑप्शन नंबर बी कहता है अकबर, ऑप्शन नंबर सी कहता है जहांगीर और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका औरंगजेब। तो ये जो आपका मनसबदारी प्रथा है इसको लागू करने वाले अकबर थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी जो बाबर हैं वो मुगल वंश के संस्थापक थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ इन्होंने करके 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी और 1526 से लेके 1530 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, चलेंगे सवाल नेक्स्ट, सवाल नंबर 9 अपने स्क्रीन पे। देखते ही देखते हमने 8 क्वेश्चन जो है वहां पे कंप्लीट कर लिया और अगर ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखा होगा तो आपने ये फील किया होगा, अगर आपने PYQ को उल्टाया होगा कि भैया सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। अगर सीटेट में SST पेपर नंबर 2 में 60 में 60 नंबर स्कोर करना है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान से देखना है, एक एक करके देखना है, समझना है। जो नहीं आए उसको पेन डाउन कर लीजिए और तब भी नहीं समझ में आए तो उसको आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी बात करेंगे सवाल नंबर 9 की। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में नेतृत्व किसने किया, यानी कि लखनऊ से लीड किसने किया। ऑप्शंस देख लेते हैं, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और ऑप्शन नंबर डी है आपका कुंवर सिंह। तो अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ तात्या टोपे की, तो इन्होंने कानपुर से ये सामने आए थे। रानी लक्ष्मीबाई हम सभी जानते हैं कि इन्होंने झांसी से युद्ध किया था। बेगम हजरत महल इन्होंने जो है वो लखनऊ से ही जो है वो लीड किया था। बाकी कुंवर सिंह की बात करें तो ये बिहार से थे। तो यहाँ पे हमारा लखनऊ से पूछा गया है। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल थी। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सत्य शोधक समाज। तो भले ही क्वेश्चन ये एक है लेकिन हमने इसके साथ 4 और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिए और यही हमारे क्लास की खूबसूरती होती है कि हम सारी चीजें इंटरलिंक करके पूछते हैं, ताकि अगर अगली बार ये पूछ ले कि 1857 के विद्रोह में बिहार से किसने लीड किया तो आपको पता हो कि मैडम ने ऑप्शन में लिखवा दिया था कि बिहार से कुंवर सिंह ने लीड किया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज, ऑप्शंस देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी कहता है ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर सी कहता है राजा राम मोहन रॉय और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जो आपका सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना बात करेंगे हम लोग ज्योतिराव फुले ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। कब किया था? तो 1873 में किया था। और कहाँ किया था वो भी आपको ध्यान रखना है, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। बाकी स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करूं तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना कब हुई तो आप कहेंगे 1875 में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? तो ये भी मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ इन्होंने किया था तो आपको ध्यान रखना है कलकत्ता के अंदर किया था। बाकी अगर मैं बात करती हूँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तो 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया था। तो ये भी इनके बारे में आपको जो है वो ध्यान रखना है। विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो इन्होंने ही लाया था और ये इन्होंने इसके लिए काम भी किया था। तो आपको चारों नाम ध्यान रखना है क्योंकि चारों नाम इंपॉर्टेंट है। और हम चलेंगे सवाल नंबर 11 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1885, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1905, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1890 और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 1919। तो ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। 72 कैंडिडेट ने जो है वो इस बार पार्टिसिपेट किया था। पहली मीटिंग थी। और इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो ए.ओ. ह्यूम को हम लोग इसके संस्थापक बोलते हैं। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम को हम लोग इसके संस्थापक बोलते हैं और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सारी बातें आपको ध्यान रखना है। चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 12 की ओर। गांधी जी ने दांडी मार्च, जिसको हम लोग नमक सत्याग्रह कहते हैं, ये कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन देख लीजिए। वर्धा आश्रम, ऑप्शन नंबर बी कहता है साबरमती आश्रम, ऑप्शन नंबर सी कहता है पोरबंदर और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका खेड़ा। तो गांधी जी ने जो इसकी शुरुआत की थी वो कहाँ से की थी? तो आप कहेंगे साबरमती आश्रम से लेकर इन्होंने जो है वो यात्रा अपनी शुरू की थी। साबरमती से कहाँ तक चले थे? दांडी तक चले थे। ठीक है, 240 मील की जो है वो यात्रा थी और यहाँ पे 10 मील रोज चलते थे, यानी कि 24 दिन तक इनका जो है वो टोटल यात्रा हुआ था। और नमक
कानून के विद्रोह में नमक पे जो जबरदस्ती टैक्स लगाया था उसके अगेंस्ट ये सत्याग्रह था। तो सभी बातें आपको ध्यान रखना है। बाकी चलेंगे सवाल नंबर हम लोग 13 की ओर। पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, पास हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। कलकत्ता 1928, लाहौर 1929, कराची 1931 और लखनऊ 1916। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ पूर्ण स्वराज की, तो ये किस वर्ष पास हुआ था? तो आप कहेंगे 1929 में ही जो है वो पास हुआ था आपका यहाँ पे पूर्ण स्वराज। और यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में इसकी जो है वो पासिंग हुई थी। और इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। इसके अलावा अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करूं तो 1928 में क्या हुआ था? 1928 में आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम कौन लीड कर रहे थे, जो आपका कलकत्ता वाला था, तो मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पापा थे, मोतीलाल नेहरू, ये इसके अध्यक्ष रहे थे। कराची सेशन की बात करूं जो कि 1931 में हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और लखनऊ की बात करूं 1916 के सेशन की, तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसको जो है वो लीड किया था। तो सभी ऑप्शंस के अध्यक्ष के नाम आपको यहाँ पे मैंने लिखवा दिए हैं, जो भी आपसे पूछे वो आप बता पाओगे। ठीक है, सवाल नंबर 14 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। भारत के विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था? ऑप्शन देख लीजिए। लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन नंबर बी कहता है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी कहता है लॉर्ड लिनलिथगो और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका सी राजगोपालाचारी। तो भारत का जो विभाजन है वो हम सभी जानते हैं 14 और 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन खींच के, ये भी आपको ध्यान रखना है, रेड क्लिफ लाइन को खींच के जो है वो भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। और इस टाइम माउंटबेटन जो है वो यहाँ के वाइसराय थे, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। बाकी बात करूं सी राजगोपालाचारी की, तो ये भारत के पहले जो है वो भारत के वाइसराय रहे हैं। ठीक है, ये इंडियन है जो वाइसराय रहे हैं और ये 1948 से 50 2 साल रहे हैं। बाकी बात करूंगी अगर मैं सवाल नंबर 15 की, पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल विभाजन से सवाल है। 1905 के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शंस देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्वदेशी आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपको भारत छोड़ो आंदोलन। जो आपका बंगाल विभाजन है जिसमें बंगाल को 2 भाग, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटने का जो है वो काम शुरू हुआ। हम सभी जानते हैं लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कर्जन ने किया था ये, और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो आप कहेंगे 1899 से लेके 1905। और इसके अगेंस्ट में आपका स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था, यानी कि जो विदेशी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार किया गया, उनको जलाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करूं तो 1942 में ये हुआ था। ठीक है, और हम देखेंगे सवाल नंबर 16। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी कि एस्टेरॉइड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच के कक्षाओं में पाई जाती है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपके 4 ग्रह इधर हैं और 4 ग्रह आपके इधर हैं। बीच में क्या है? छोटे छोटे इस तरीके से पत्थर हैं जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। तो ये किस किस के बीच में है? तो आप कहेंगे इधर से मंगल है, ठीक है, जो कि आपका अंदर वाला है, और इधर एक तरफ से आपका बृहस्पति है। इन दोनों के बीच में आपके एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच आपका जो है वो ये पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 17 अपने स्क्रीन पे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको सभी क्वेश्चन बेहतरीन लग रहे होंगे। और इस क्लास को कर लेने के बाद काफी हद तक आपकी एनसीईआरटी जो है वो रिवाइज हो जाने वाली है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 17 की। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? ऑप्शन देखिए, 4 मिनट, 15 मिनट, 24 घंटे या फिर 60 मिनट। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, और एक चक्कर कितने डिग्री का है? आप कहेंगे 360 डिग्री का, है ना। तो 1 घंटा में कितना करेगी? तो आप कहेंगे 360 को भाग कर लेते हैं हम लोग कितने से? आप कहेंगे 24 से, है ना। 24 से इसको भाग करेंगे तो ये लमसम आपका 15 बार में कटेगा।
ठीक है। अब हम सभी जानते हैं क्योंकि ऑप्शंस मिनट में है तो चलिए इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? आप कहेंगे 60 मिनट होता है और 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। तो हमको तो 1 डिग्री का पूछा गया है तो 60 को भाग करेंगे 15 से तो आपका आ जाएगा 4 मिनट और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करके, हालांकि अगर आपको केवल ध्यान रखना है तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि 1 घंटा में 15 डिग्री और 4 मिनट जो है वो 1 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 18 अपने स्क्रीन पे। विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर किस अक्षांश को दर्शाता है? तो सबसे पहले हम लोग ग्लोब बना लेते हैं। ग्लोब में जो बिल्कुल बीच की रेखाएं होती हैं जो कि पूरे ग्लोब को 2 भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, इसको हम लोग विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका 0 डिग्री है यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी बात करूंगी 23.5 डिग्री उत्तर की तो ये कर्क रेखा है। ठीक है, 90 डिग्री पे आपका जो है वो ध्रुव होता है तो ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। बाकी 66.5 डिग्री पे ये आपका नीचे की ओर आएगा तो इसमें आपका आर्कटिक वृत्त आएगा। ठीक है, बात करेंगे हम लोग अगला सवाल, सवाल नंबर 19 की। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जिसको हम लोग कोर कहते हैं, ये मुख्य रूप से किससे बनी हुई है? तो देखिए हम सभी जानते हैं पृथ्वी की 3 परतें हैं। सबसे पहली परत को हम लोग पर्पटी कहते हैं, दूसरी परत को हम लोग मेंटल कहते हैं और तीसरी परत को हम लोग क्रोड कहते हैं। ठीक है, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पर्पटी सबसे पतली परत है, केवल 1% हिस्सा घेरा हुआ है। मेंटल ने 84% हिस्सा घेरा हुआ है और 14% हिस्सा आपके क्रोड ने घेरा हुआ है। तो क्रोड जो है वो किस चीज से बनी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और मैग्नीशियम, निकेल और लोहा और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका बसाल्ट। तो ये जो आपका कोर है ये आपका मिलके बना है किससे? आप कहेंगे ये आपका निकेल और लोहा जिसको हम लोग निफे कह देते हैं शॉर्ट में, ये इससे मिलके बना है। ठीक है, पर्पटी को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, मेंटल को हम लोग मेंटल ही कहते हैं और क्रोड को भी हम लोग क्रोड ही कहते हैं। तो सारी बातें आपको जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर 20 को। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, शोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी कहता है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी कहता है मध्य मंडल और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका आयन मंडल। तो ओजोन गैस जिसको हम लोग O3 भी कह देते हैं, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है और ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी परत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। बाकी अगर मैं सभी परत की डिस्कस करूं, सभी परत की विशेषता, तो ये जो हमारा शोभ मंडल है ये पहली परत है और मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसमें होती हैं। समताप मंडल की बात करूं तो इसमें हवाई जहाज चलाने के लिए ये जो परत है ये बेस्ट है, साथ में इसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है। मध्य मंडल जो है आपका सबसे ठंडा होता है और इसमें आपका उल्का पिंड आके गिर जाता है। ठीक है, थर्मोस्फीयर यानी कि आयन मंडल की बात करूं तो इसमें आपका रेडियो संचार होता है और ये आपका सबसे गर्म परत है यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, ये हमारा पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है, ये हमारा 4th नंबर का है। इसको हम लोग बाह्य मंडल भी कहते हैं और जो सबसे ऊपर वाली परत है उसको हम लोग बहिर्मंडल यानी कि एग्जॉस्फीयर कहते हैं। तो ये आपके वायुमंडल के 5 परत हैं। ठीक है, तो साथ के साथ हमने इन चीजों को भी डिस्कस कर लिया। देखेंगे सवाल नंबर 21 अपने स्क्रीन पे। इग्नियस रॉक जिसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं, ये जो आपका आग्नेय चट्टान है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ठीक है, सवाल देख लेते हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है ये मैग्मा या लावा के ठंडे होने से बनती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है ये हमेशा परतदार होती है और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका संगमरमर इसका एक उदाहरण है। तो देखिए आपको मैं सारी बातें इसमें क्लियर कर दूंगी। ये मान लीजिए आपका ज्वालामुखी है, जब ज्वालामुखी आपका फट रहा है तो इसमें से लावा क्या हो रहा है? बाहर आ रही है। यही लावा जब ठंडी होंगी तो सिमट जाएंगी और सिमट के एक ठोस बना देंगी जिसको हम लोग इग्नियस यानी कि आग से बना जो चट्टान है उसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं और ये मैग्मा और लावा के ठंडे होने से बनती है।
ठीक है। जब इसी इग्नियस रॉक में धीरे 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 छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो है वो दबते चले जाते हैं और ये टूटते चले जाते हैं और इसमें बहुत सारे जीवाश्म भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो हमारा सेडिमेंट जो है वो बन जाता है, जिसको हम लोग सेडिमेंट चट्टान कहते हैं। ठीक है। और यही सेडिमेंट चट्टान जब कई वर्षों के बाद दबने से उसका रंग काला पड़ जाता है तो उसको हम लोग मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के चट्टान हैं और ये कैसे बनते हैं सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। सवाल नंबर 22 देखेंगे। समुद्री जल का दिन में 2 बार नियम से उठना और नियम से गिरना क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लीजिए, लहरें। ऑप्शन नंबर बी कहता है सुनामी, ऑप्शन नंबर सी कहता है ज्वार भाटा और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका महासागरीय धाराएं यानी कि ओशियनिक करंट। ठीक है। तो ये जो आपकी लहरें हैं, वेव्स हैं, ये आपका नॉर्मल आपका ऐसे चलता रहता है और यही वेव्स जब हाई हो जाता है तो सुनामी बन जाता है। बाकी अगर समुद्री जल एक दिन में 2 बार नियम से उठ रही है और गिर रही है तो इसको हम लोग ज्वार भाटा यानी कि टाइड कहते हैं। और महासागरीय करंट जो है वो भी महासागर में निरंतर चलती रहती है। तो ये आपके इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है। सवाल नंबर 23 देखेंगे। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है? तो हम सभी जानते हैं भारत के कुल 8 राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये वही कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे मैं आपको सारे नाम लिखवा दूंगी। ये जो आपका कर्क रेखा है ये गुजरता है गुजरात, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो 6 तो ये आपके ये राज्य हो गए। ठीक है। और एक आपका है त्रिपुरा और एक आपका है मिजोरम। तो ये आपके 8 राज्य हैं जिसमें 2 आपके पूर्वी राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य हैं और बाकी 6 आपके अदर स्टेट हैं। ठीक है। तो कहाँ से नहीं गुजर रही है? तो आप कहेंगे राजस्थान से भी गुजर रही है, मध्य प्रदेश से भी गुजर रही है, गुजरात से भी गुजर रही है, उड़ीसा से नहीं गुजर रही। तो नहीं यानी कि उड़ीसा आपका सही जवाब है। तो अब आपसे जो भी पूछ लिया जाए होपफुली आप बता पाओगे क्योंकि आपको सभी नाम आपको ध्यान हो गए होंगे। ठीक है। सवाल नंबर 24 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? ठीक है। यानी कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी कहता है अन्नामलाई की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर डी सी कहता है इलायची की पहाड़ियां यानी कि कार्डेमम हिल्स और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका अरावली की पहाड़ियां। तो ये जो अरावली है ये आपका राजस्थान तरफ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते कहाँ हैं? तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे इस चित्र की हेल्प से। ठीक है। आपका पश्चिमी घाट आपका ये है और पूर्वी घाट आपका ये है। जहां ये दोनों मिलती हैं ये जगह आपका केरल है और केरल का जो नीलगिरी पहाड़ी है वहां पे ये दोनों मीट करते हैं। थोड़ा सा हिस्सा तमिलनाडु का भी आता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट चोटी कौन सी है। ठीक है। चलेंगे सवाल नंबर 25 देखेंगे। स्थानांतरित कृषि जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, इसको उत्तर पूर्वी भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मिल्पा, रोका, झूम और लदांग। तो ये जो आपका स्थानांतरित कृषि यानी कि जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको हम लोग, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जंगलों को काट दिया जाता है, जंगल को काट के उसको जला के उसको राख की तरह इस्तेमाल करते हैं और उस जगह को साफ करके वहां पे खेती की जाती है। तो ये आपका स्थानांतरित कृषि है और ये घूम घूम करके की जाती है, इसलिए इसको हम लोग उत्तर पूर्वी भारत में इसको हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। बाकी बात करूंगी मिल्पा की, तो मौ से मिल्पा और मौ से मैक्सिको में इसको हम लोग मिल्पा के नाम से जानते हैं। रोका की बात करूं तो ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में इसको हम लोग रोका कहते हैं। और लदांग की बात करूं तो इंडोनेशिया मलेशिया वाली जो जगह है वो आपका यहाँ पे इंडोनेशिया मलेशिया वाली जगह में हम लोग क्या कहते हैं, इसको लदांग कहते हैं। तो सारी बातें आपको ध्यान रखना है और हम चलेंगे सवाल नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों का आधार माना जाता है यानी कि बेस माना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर बी कहता है लोहा और इस्पात उद्योग,
ऑप्शन नंबर सी कहता है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और ऑप्शन नंबर डी कहता है सीमेंट उद्योग। तो ये जो आपका बेस है ये कौन सा है, तो आप कहेंगे भाई लोहा और इस्पात उद्योग, क्योंकि इससे मशीनें बनती है और मशीन से ही सारा काम होता है, इसलिए इसको हम लोग सभी इंडस्ट्री का बेस मानते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 27 देखेंगे। सुंदरवन डेल्टा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। ये किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी कहता है नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन नंबर सी कहता है कृष्णा और गोदावरी। और ऑप्शन नंबर डी कहता है सिंधु और सतलज। ठीक है, तो ये जो आपका सुंदरवन डेल्टा है ये किस नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो आप कहेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा द्वारा बनाया गया आपका सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करती हूँ नर्मदा और ताप्ती की, तो ये लोग पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, और चलेंगे अगले सवाल नंबर 28 को देखेंगे। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, यानी कि भारत की किस जगह पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? ऑप्शन देख लीजिए, चेरापूंजी। ऑप्शन नंबर बी कहता है मासिन राम। ऑप्शन नंबर सी कहता है महाबलेश्वर। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका शिलोंग। तो इंडिया में जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है वो जगह मेघालय में है, और मेघालय का मासिन राम जो है ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। सवाल नंबर 29 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय है, यानी कि रिन्यूएबल है? तो नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? जो असीमित मात्रा में है। ठीक है, और असीमित मात्रा के साथ साथ इनको जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा और आपका प्राकृतिक गैस। तो कोयला आपका अनवीकरणीय है, पेट्रोल आपका अनवीकरणीय है, सौर ऊर्जा आपका नवीकरणीय है, और ये असीमित मात्रा में है, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सहयाद्री को और किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक या फिर विंध्य। ये जो आपका सहयाद्री है इसको हम लोग पश्चिमी घाट को, इसका अन्य नाम सहयाद्री भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 31 देखेंगे। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, 2 लोकसभा और राज्यसभा, 3 राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी कहता है 4 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका केवल 1 लोकसभा। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं भारतीय संसद के आपके 3 अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति एक इंडिविजुअल बॉडी है, बाकी लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों चीजें और तीनों चीजें मिलकर संसद का निर्माण करती हैं। ये 3 संसद के अंग हैं। सवाल नंबर 32 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पर्शता यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। आपका ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी कहता है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी कहता है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपको अनुच्छेद 21। ठीक है, ये जो आपका अनुच्छेद 21 है हम सभी जानते हैं ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में आपको बोलने घूमने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि कानून के नजर में सब कोई बराबर है यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ऑप्शन नंबर 17 कहता है, अनुच्छेद नंबर 17 कहता है आपका अनटचेबिलिटी को यहाँ पे खत्म किया गया है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 33 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो अगर आप ग्राम पंचायत के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी एज 21 एज होनी चाहिए, 21 ईयर यानी कि 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। देखते ही देखते हमने यहाँ पे 33 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की। सवाल नंबर 34 कहता है भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ऑप्शन नंबर सी कहता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन चारों ने अपने अपने लेवल पे देश को आजाद कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ये आपके पहले राष्ट्रपति हैं भारत के, ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के, ठीक है। बी आर अम्बेडकर की बात करूँ तो इनको हम लोग कानून मंत्री कहते हैं और इन्होंने ही इनको हम लोग संविधान का जनक भी कहते हैं और यही प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर है। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्होंने भारत को यूनाइट रखा, जोड़ के रखा और इनको हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो सभी बातें आपको ध्यान रखना है। चलेंगे सवाल नंबर 35 की ओर। धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म का भारतीय संदर्भ में क्या मतलब है? ऑप्शन देख लेते हैं। राज्य का अपना एक धर्म होना, ऑप्शन नंबर बी कहता है राज्य द्वारा सभी धर्मों को सम्मान देना और राज्य का कोई आधिकारिक धर्म न होना, ऑप्शन नंबर सी कहता है धर्म को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका केवल अल्पसंख्यकों के धर्म का सम्मान करना। तो धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि भारत जो है उसका कोई धर्म नहीं है और वो सभी धर्म को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है, और किसी को फोर्स नहीं करता कि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 36 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी कहता है संसद, ऑप्शन नंबर सी कहता है न्यायपालिका और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका प्रधानमंत्री। हम सभी जानते हैं कि 6 प्रकार के आपके मौलिक अधिकार जो है वो दिए गए हैं और मौलिक अधिकार की चर्चा जो है वो भाग 3 में की गई है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसकी चर्चा की गई है। और अगर इसके अलावा मैं आगे की बात करूं कि इसके रक्षक किसको माने गए हैं, तो रक्षक में आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका जो है जुडिशरी, ये इसकी रक्षा करती है, ठीक है। सवाल नंबर 38 देखेंगे। राज्य विधानसभा इनकी स्टेट असेंबली का नेता कौन होता है? ऑप्शन देखिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका मुख्यमंत्री होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीफ मिनिस्टर इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 39 देखेंगे। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है और ऑप्शंस देख लेते हैं। 1920, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1935, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1947 यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो ये बात अंडरस्टूड था कि भाई महिलाओं को भी वोटिंग राइट दिया जाएगा और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 1950 यानी कि संविधान के लागू होने पर। तो महिलाओं को जो वोटिंग राइट मिला भारत के अंदर वो आपका संविधान जब लागू हुआ तो उसी में चीजें डिसाइड की गई, यानी कि 1950 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे ही संविधान लागू हुआ सबके अधिकार लागू हुए, उसी के साथ भारत में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए और इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग राइट का अधिकार किस देश में मिला, तो आपको न्यूजीलैंड का नाम जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल नंबर 40 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हाशियाकरण यानी कि मार्जिनलाइजेशन का क्या मतलब है? ऑप्शंस देख लेते हैं। समाज के केंद्र में होना, ऑप्शन नंबर बी कहता है किसी व्यक्ति को या फिर उसके समुदाय को किनारे कर देना, साइड कर देना, समाज से अलग थलग कर देना। ऑप्शन नंबर सी कहता है आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध होना या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। तो हाशियाकरण का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को या फिर उसके समुदाय को किनारे कर देना, साइड कर देना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। एनसीएफ 2005 के हिसाब से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, छात्रों को तथ्य याद करवाना, ऑप्शन नंबर बी कहता है छात्रों को समाज के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना, ऑप्शन नंबर सी कहता है परीक्षा में अच्छे अंक लाना और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका केवल ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देना। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से आपका क्या है कि छात्र को समाज के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प करना।
ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे। सामाजिक विज्ञान, ये सारे आपके शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, पेडागोजी से संबंधित। सामाजिक विज्ञान कक्षा में प्रोजेक्ट विधि का क्या मुख्य लाभ है? ऑप्शन देख लेते हैं। यह बहुत समय बचाता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है यह छात्रों को रटने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि यह करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका शिक्षक का काम कम हो जाता है। ये जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट विधि है, इससे क्या होता है कि आपका बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये करके सीखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। इतिहास पढ़ाते समय प्राथमिक स्रोत यानी कि प्राइमरी सोर्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन देखिए, इतिहास की पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी कहता है किसी इतिहासकार द्वारा लिखा गया लेख। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका अकबरनामा की मूल पांडुलिपि या अशोक के शिलालेख। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका विकिपीडिया पेज। ठीक है, तो इतिहास की पाठ्य पुस्तक किसी ने छापी हुई है, ये गलत होगा। कोई हिस्टोरियन है, उसने भी कहीं से चीजें कॉपी की हुई है, ये भी गलत आंसर है। विकिपीडिया पे भी हम लोग प्रिंटेड चीजों को जानकारी इकट्ठा करके अपलोड करते हैं, तो ये भी गलत चीज है। जो ओरिजिनल चीज है वो आपका पांडुलिपि और शिलालेख है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 44 से देखेंगे। भूगोल की कक्षा में भ्रमण विधि यानी कि फील्ड ट्रिप यानी कि घुमाना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ऑप्शन देख लेते हैं। यह बच्चों का मनोरंजन करता है, गलत बात है। हालांकि मनोरंजन भी करता है, बच्चे फ्रेश फील करते हैं, एक्साइटिंग फील करते हैं, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ये केवल इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। अगला देखेंगे, इससे छात्र कक्षा के अनुशासन से बचते हैं, तो ये भी गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर सी कहता है यह भौगोलिक अवधारणाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन यानी कि डायरेक्ट चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वहां पे जाते हैं तो चीजों को समझते हैं, सही से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो यही इसका सही उत्तर है। बाकी फंड खर्च करने का तरीका ये इसका गलत उत्तर है। ठीक है, सवाल नंबर 45 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सामाजिक विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों को पास या फेल करना, गलत है। बच्चों में समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का नियमित आकलन करना, ठीक है, यानी कि यही जो है वो इसका सही जवाब है। बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट का आकलन करना ही सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, किताबी ज्ञान गलत है और एक बार परीक्षा लेंगे उससे भी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पेडागोजी के क्वेश्चंस आपको अक्सर पढ़ के समझ के उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके, या आप अगर एक टीचर होते तो क्या करते, इन सभी केसेस को सोचेंगे तो आप आसानी से इसके जवाब भी दे पाएंगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके साथ में क्वेश्चन शेयर करती ही हूँ, तो ये सारी चीजें आपके जो है वो काम आने वाली है। ठीक है, सवाल नंबर 46 देखेंगे। एक शिक्षक बच्चों को ग्राम पंचायत के कार्य समझाना चाहता है, ऑप्शन इसमें से कौन सा मेथड बेस्ट होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। लेक्चर मेथड यानी कि कह दिया कि भैया ये ग्राम पंचायत है, इसमें इतने लोग हैं, इसके ये मुखिया हैं, इसके ये सरपंच है, लेक्चर मेथड, तो भाई इससे बच्चे बोर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिख के समझना, इससे भी बच्चे बोर हो जाएंगे। भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले करना, यानी कि आप बताओ कि आप जो हो ग्राम पंचायत के समूह के लोग हो, आप मुखिया हो, आप सरपंच हो, यानी कि रोल प्ले करने से वो जो चीजें हैं वो जल्दी अच्छी तरीके से समझ भी जाएंगे और उनको वो जो है वो ध्यान भी रहेंगे और इंटरेस्ट भी लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। कहते हैं इतिहास बोरिंग है, भूगोल बोरिंग है, राजनीतिक विज्ञान बोरिंग है, कुल मिला के एसएसटी सब्जेक्ट बोरिंग है। लेकिन अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ाओगे, बच्चों को अच्छे से सिखाओगे, समझाओगे, कैसे पढ़ाना है आपको ये पता अगर चल गया, तो एसएसटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी आगे जाके भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो सामाजिक विज्ञान को आपको इस तरह से पढ़ाना है बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो, वो चीजों को समझ पाए, अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट हो पाए, अपने अधिकारों को जान पाए, नेताओं को जान पाए, अपने पृथ्वी को जान पाए, कहाँ क्या है इस चीज को जान पाए, और हमारा देश पहले कैसा था अब कैसा है, ये सारी चीजें उनको पता चल पाए, वो भी इंटरेस्ट के साथ।
ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है कि वो चीजें उनके दिल में अमिट छाप छोड़ जाए। बाकी बात करेंगे यहाँ पे हम लोग सवाल नंबर 47 की, रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए कक्षा में क्या किया जाना चाहिए। रूढ़िवादी यानी कि जो पहले से एक माइंडसेट बन के आ रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। इन पर चर्चा करने से बचना चाहिए, भागने से कुछ नहीं होगा, गलत है। उन उदाहरणों को हमको देना चाहिए जो इन धारणाओं को तोड़ते हैं। जैसे कि हमारे सबके मन में है कि महिला केवल और केवल शिक्षक बन सकती है, शिक्षिका बन सकती है, लेकिन फीमेल पायलट भी है, जेट भी उड़ाती है, फाइटर भी है। ठीक है, तो महिलाएं आजकल किसी से कम नहीं है और ये एक स्टीरियोटाइप है, यानी कि ये इसका सही जवाब है। बाकी लड़के लड़कियों को अलग अलग बिठाएंगे, इससे कुछ नहीं होगा, और केवल बुक पढ़ाएंगे, इससे भी कुछ भी नहीं होगा। और आपको साथ के साथ ये भी बताना पड़ेगा कि जो पुरुष हैं वो भी शेफ हैं, घर के काम करते हैं, कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, तो ये स्टीरियोटाइप को तोड़ना हुआ। ठीक है, सवाल नंबर 48 देखेंगे। निदानकारी परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। निदानकारी परीक्षण यानी कि क्या कमी है, इस चीज को जांचने के बाद हमको क्या करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पेरेंट्स को भेज देना चाहिए। गलत है भाई, आप शिक्षक हो तो आप ही तो निदान करोगे। ऑप्शन नंबर बी है उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि उसका उपचार करना चाहिए कि कैसे इसको सुधारा जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बच्चों को डांटना नहीं चाहिए और नया चैप्टर भी नहीं शुरू कर देना चाहिए। सवाल नंबर 49 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी प्रश्न पत्र रूपरेखा यानी कि ब्लूप्रिंट में क्या होना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल हार्ड क्वेश्चंस यानी कि कठिन प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर सी कहता है ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का उचित संतुलन, यानी कि यही जो है वो इसका सही जवाब है। सभी तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, केवल रटने वाले प्रश्न होंगे तो ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और सवाल नंबर 50 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। इतिहास की कक्षा में समय रेखा यानी कि जो टाइम लाइन है उसका उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। कक्षा को सुंदर बनाने के लिए, गलत है। घटनाओं का कालानुक्रमिक यानी कि क्रोनोलॉजिकल संबंध समझाने के लिए, तो हम लोग इसी चीज के लिए इतिहास की कक्षा में समय रेखा यानी कि टाइम लाइन का प्रयोग करते हैं कि पहले क्या था, अब क्या है, आने वाला भविष्य कैसा होगा, यानी कि काल समझाने के लिए। ठीक है, ड्राइंग समझाने के लिए ड्राइंग की क्लास है, और भूगोल को इतिहास जोड़ने के लिए और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। नंबर 51 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि आईवीसी का सबसे फेमस बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शंस देख लेते हैं। कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिलहाल इस ऑप्शन में पूछा गया है कि सबसे फेमस बंदरगाह, तो आपको लोथल का नाम ध्यान रखना है। और लोथल कहाँ पे है, आप कहेंगे गुजरात में। ठीक है, सवाल नंबर 52 देखेंगे। 52वें नंबर का सवाल अपने स्क्रीन पे। सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे लिपि पूछा गया है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी कहता है खरोष्ठी, ऑप्शन नंबर सी कहता है देवनागिरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका यूनानी। तो सम्राट अशोक के जो अधिकतर अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। अर्थशास्त्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन देख लीजिए। मेगस्थनीज, विशाखदत्त, कौटिल्य या फिर बाणभट्ट। तो अर्थशास्त्र की जो रचना है ये किसने की थी, तो आप कहेंगे कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य कहते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। बाकी मेगस्थनीज की बात करें तो इनकी किताब का नाम इंडिका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 54 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहेंगे 1192, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे 1191, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे यहाँ पे हम लोग 1526, और ऑप्शन नंबर डी कहेंगे यहाँ पे हम लोग 1757। तो ये जो आपका तराइन का युद्ध है, ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट वॉर, तो फर्स्ट वॉर कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1191 में
तराइन का जो है वो प्रथम युद्ध हुआ था और यहाँ पे जीत किसकी हुई थी, तो इसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करती हूँ दूसरे युद्ध की, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें मोहम्मद गोरी जो है वो जीत गया था। ठीक है, विक्ट्री कौन जीता, कौन था, तो विक्ट्री हुई थी इसमें मोहम्मद गोरी की। ठीक है, अगला देखेंगे 1526 में, तो इसमें पानीपत का जो है वो प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट वॉर हुआ था 1526 में आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और 1757 जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये आपके चारों ऑप्शंस थे और ये इसका सही उत्तर था। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर यहाँ पे हमने कौन सा कंप्लीट किया, 54। और ये 55वें नंबर का सवाल है आपका, प्रसिद्ध आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। ऑप्शन देख लेते हैं, इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी कहता है सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी कहता है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका यहाँ पे बलबन। तो ये जो आपका सवाल है 55वें नंबर का, इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है वो इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 56 देखेंगे हम लोग अपने स्क्रीन पे, सवाल नंबर 56, सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीने इलाही किसने चलाया। तो ये सवाल पहले भी आ चुका है, दीने इलाही आपका अकबर ने चलाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये हमारा 56 नंबर का सवाल था। 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे अपने स्क्रीन पे, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी, तो इनके बीच पहले पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में, जिसमें बाबर की जीत हुई, मुगल वंश की स्थापना हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, तो यही जो है पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 में हुआ था, जिसमें मराठा एम्पायर की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान के थे, यानी कि अहमद शाह दुरानी भी इनको हम लोग कहते हैं, दुरानी वंश के थे, इनकी जीत हुई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो 15 और आपका जो पानीपत का जो सेकंड युद्ध है वो आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो सभी आपको जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे हम लोग सवाल नंबर 58 देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश किसने की थी। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए कहता है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे लॉर्ड मैकाले। तो जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने की जो है वो सिफारिश की थी और ऐसा करने वाले लॉर्ड मैकाले थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है और इन्हीं को हम लोग भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक भी कहते हैं। सवाल नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर 60 अपने स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सवाल नंबर 59 है, 60 नहीं है, 59 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसके जो लेखक हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, 100 से स्वामी और 100 से सत्यार्थ। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 60 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी कहता है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी कहता है सैयद अहमद खान और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका आगा खान। तो ये जो आपके आईएनसी के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। और कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था इसमें ये थे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, महात्मा गांधी ने करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा किस आंदोलन में दिया था। ऑप्शंस देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह। तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने आपके भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है और ये हमारा सवाल नंबर 61 था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सवाल नंबर 62 अपने स्क्रीन पे आ चुका है, जो हमसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, इंडिया के थे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी कहता है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी कहता है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे 1948 से लेके 50 तक, वो सी राजगोपालाचारी रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है।
ठीक है। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 60। नेक्स्ट अपने स्क्रीन पे देखेंगे, ये हमारा 63rd नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहेंगे 5वां, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे 6ठा, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे हम लोग यहाँ पे 7वां, और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे हम लोग 8वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत की पोजीशन पूछी जाए तो वो 7th होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। और भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रूस, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कनाडा, उसके बाद आपको ध्यान रखना है अमेरिका, उसके बाद आपको ध्यान रखना है चीन, उसके बाद जो 5वें नंबर पे आता है वो ब्राजील है। ब्राजील के बाद आपका क्या आएगा, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया आएगा, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो 7th नंबर पे आता है वो अपना भारत है। ठीक है, सवाल नंबर 64 देखेंगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी कहता है कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी कहता है इंदिरा कॉल, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका किविथु। तो यहाँ पे साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है, और ये अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 65 अपने स्क्रीन पे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जिसको हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ये किसको कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि जो हमारा नीचे का भारत है, ठीक है, जो हमारा ये दक्षिणी भारत है, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शंस देख लेते हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी जिसको हम लोग दक्षिण में गंगा भी कह देते हैं, ये कौन सा होने वाला है, तो आप कहेंगे गोदावरी को हम लोग गंगा कहते हैं साउथ में। ठीक है, अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है। ठीक है, यानी कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो वन है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ये हमारा 66 नंबर का सवाल है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम या फिर मध्य प्रदेश। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जंगल आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 67 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। भारत में नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। ऑप्शंस देख लीजिए, दूध उत्पादन, तो इसके लिए श्वेत क्रांति हुई थी। मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली, इसके लिए ही जो है वो नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन हुई थी। जल संरक्षण और तिलहन के लिए कौन सा हुआ था, तो ये चारों आपके ऑप्शंस हैं। सवाल नंबर 68 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शंस देख लेते हैं, सहारा, ऑप्शन नंबर बी कहता है गोबी, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका थार, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका अटाकामा। तो यहाँ पे विश्व का जो सबसे गर्म मरुस्थल है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल आपका सहारा है, जो कि आपका कहाँ पे पाया जाता है, तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, बाकी गोबी की बात करूँ तो ये जो गोबी है ये चीन में पाया जाता है, ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। बाकी बात करूँ यहाँ पे अटाकामा की, तो जो आपका अटाकामा है ये कहाँ पे है, तो आप कहेंगे आपका साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में है, और थार थोड़ा सा राजस्थान और बाकी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 69 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा यानी कि लगभग 78% में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कहता है नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका आर्गन। तो भारत में हमारे वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो आपकी नाइट्रोजन है, 78% पाई जाती है। बाकी ऑक्सीजन की बात करूं तो 21%, और बाकी 1% में आपका अदर चीजें आ जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 70 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। ज्वालामुखी और भूकंपों का क्षेत्र जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं वो किस महासागर में स्थित है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे खूब सारे वॉल्केनोज हैं और भूकंप आता रहता है, जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं, इस तरह से होता है ये हमारा। ये किस महासागर में स्थित है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, अटलांटिक,
ऑप्शन नंबर बी कहता है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी कहता है प्रशांत महासागर और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका आर्कटिक महासागर। तो रिंग ऑफ फायर हम लोग पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर को कहते हैं और ये सबसे बड़ा महासागर भी है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 71 देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण यानी कि पैमाने का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कहता है रिक्टर स्केल जिसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे थर्मामीटर और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका एनीमोमीटर। तो यहाँ पे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या है आपका? तो आप कहेंगे कि ये क्या है? तो वो रिक्टर स्केल जिसको हम लोग सिस्मोग्राफ भी कह देते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी अगर मैं बात करती हूँ एनीमोमीटर की, तो ये क्या करता है? हवा की गति मापता है। ठीक है, बैरोमीटर के बारे में बात करूं तो और थर्मामीटर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारा तापमान मापता है। और बैरोमीटर क्या करता है? तो बैरोमीटर जो शब्द है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका किस चीज में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर हमारे स्क्रीन पे 72। विश्व प्रसिद्ध स्वेज नहर जिसको हम लोग स्वेज कैनल कहते हैं, ये किन दो सागरों को जोड़ती है? ऑप्शन देखिए, भूमध्य सागर और लाल सागर। ऑप्शन नंबर बी कहता है अटलांटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका यहाँ पे काला सागर और कैस्पियन सागर। तो ये जो आपका स्वेज नहर है ये क्या है? मिस्र में स्थित है। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये मिस्र में स्थित है और ये किसको किसको कनेक्ट करती है? तो आप कहेंगे कि ये कनेक्ट करती है भूमध्य यानी कि मेडिटेरियन सी को लाल सागर यानी कि रेड सी से। ठीक है, और ये जो है लगभग 193 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, 193 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका जो निर्माण है वो 1859 में हुआ था। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि यूरोप और भारत के बीच जो समुद्र का जो सफर है वो थोड़ा छोटा हो गया था इसके कारण से। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर हम लोग 73 देखेंगे स्क्रीन पे। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ऑप्शन देख लेंगे कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन नंबर ए कहता है चीन, ऑप्शन नंबर बी कहता है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी कहता है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका यहाँ पे नेपाल। तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो कौन कौन से राज्य इसमें कनेक्टेड हैं बांग्लादेश और भारत के? भारत का कौन कौन सा राज्य बांग्लादेश से टच करता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो हमारा पश्चिम बंगाल टच करता है, एक हमारा असम टच करता है, इसके अलावा मेघालय टच करता है, मेघालय के अलावा त्रिपुरा है और त्रिपुरा के अलावा जो है यहाँ पे मिजोरम भी है। तो सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 74 अपने स्क्रीन पे। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस देख लेते हैं। बंगाल टाइगर, ऑप्शन नंबर बी कहता है एक सिंग वाला गैंडा, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो एशियाई शेर या फिर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे जंगली हाथी। तो ये जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस चीज के लिए फेमस है? तो आप कहेंगे ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। सवाल नंबर 75 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया यानी कि कब अडॉप्ट किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी कहता है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी कहता है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कहता है 24 जनवरी 1950। तो यहाँ पे कब अपनाया गया था? तो आप कहेंगे इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था और इसी दिन हम लोग जो है वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बाकी हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, तो सभी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखना है। चलेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अपने स्क्रीन पर सवाल नंबर 76।
संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शंस देख लीजिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी कहता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका नाम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। बाकी अगर टेम्पररी पूछा जाए, ठीक है, यानी कि अस्थायी पूछा जाए एक दिन का पहली मीटिंग में, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सवाल नंबर 77 देख लीजिए। वर्तमान में भारतीय संविधान नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो हाल ही में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार की जो चर्चा है वो आपका कहाँ कितना है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए कहता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कहता है 7, ऑप्शन नंबर बी कहेगा 6, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे तो ये आपका 5, और ऑप्शन नंबर डी कहेंगे तो 11। तो हाल ही में भारत की तरफ से टोटल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। सबसे पहला आपका समानता का अधिकार है, और समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से लेके 22 तक में है। तीसरा आपका शोषण का विरुद्ध अधिकार है, और जो ये शोषण का विरुद्ध अधिकार है ये आपका लगभग कहाँ से कहाँ तक है? तो आप कहेंगे 23 से लेके 24 तक है। ठीक है, उसके अलावा आपका चौथा है आपका धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म की जो स्वतंत्रता है इसकी चर्चा कहाँ से कहाँ तक की गई है? तो आप कहेंगे 25 से 28 तक में। ठीक है, पांचवा जो है वो आपका क्या है? सांस्कृतिक और आपके शैक्षणिक मुद्दे हैं। तो इसकी चर्चा जो है वो कब से कहाँ तक की गई है? तो आप कहेंगे 29 और 30 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, और जो आपका छठा है वो आपका संवैधानिक अधिकार है, यानी कि अगर इनमें से किसी का हनन होता है तो आप सीधा कोर्ट जा पाएंगे, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में की गई है। तो ये आपके सभी मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद के साथ मैंने चर्चा कर लिया है। बाकी बात करेंगे मौलिक अधिकार की तो ये पार्ट 3 में आता है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में। सवाल नंबर 78 देखेंगे। समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अभी जस्ट बताया समानता का अधिकार आपका 14 से लेके 18 तक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, सवाल नंबर 79 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है, यानी कि उनको ओथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि भारत के जो करंट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है। बाकी इस सवाल का जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल सवाल नंबर 80 देखेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन देखिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो आपकी 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। बाकी अगर ये पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज, तो 30 साल ध्यान रखना है, और ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज पूछा जाए तो वो आपका 18 वर्ष होगा। ठीक है, सवाल नंबर 81 देखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन देखिए 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर आजीवन। तो यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है। तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनका कार्यकाल आपका 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 82 देखेंगे। धन विधेयक यानी कि मनी बिल को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी कहता है राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर सी कहता है किसी भी सदन यानी कि या तो लोकसभा या राज्यसभा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका सीधे राष्ट्रपति के पास। तो ये जो आपका धन विधेयक है, मनी बिल है, इसको सबसे पहले केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 83 देखेंगे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी?
ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कहता है यहाँ पे गुजरात, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी कहता है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका गुजरात और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र। तो भारत में जो त्रिस्तरीय राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था, ये सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो आप कहेंगे कि ये सबसे पहले आपका कहाँ लागू हुआ था, ये आपसे पूछा गया है सवाल में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले जो है वो इसको लागू किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर 84 था अपने स्क्रीन पे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी कहता है यहाँ पे 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे आपका 9वीं अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 10वीं अनुसूची। तो इसकी जो चर्चा है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। टोटल 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 85 अपने स्क्रीन पे। योजना आयोग के स्थान पर बने नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका उपराष्ट्रपति। तो ये जो आपका नीति आयोग है इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री, इसका जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे। ठीक है, जो कि हमसे कह रहा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में कब लागू किया गया? ठीक है, तो देख लेंगे ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए कहता है 2005 में, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन नंबर सी कहता है 15 अगस्त 2009 को और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 26 जनवरी 2011 को। तो भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? आप कहेंगे 1 अप्रैल 2010 को इसको जो है वो लागू किया गया था। यानी कि सवाल नंबर यहाँ पे आपका 86 का जो सही जवाब होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? आप कहेंगे 1 अप्रैल 2010। ठीक है, सवाल नंबर अगला देखेंगे हम लोग अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है यहाँ पे, सवाल नंबर आपका 87 है। पूछा गया है कि स्कूलों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों को तथ्य रटवाना, तो रटवाना हमारा उद्देश्य नहीं है। एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाना, ये भी उद्देश्य नहीं है। केवल परीक्षा पास कराना, ये भी उद्देश्य नहीं है। करियर के लिए तैयार करना, ये भी एक उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है हमारा कि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाए हम अपने बच्चों को। ठीक है, सवाल नंबर 88 देखेंगे। एनसीएफ 2005 के हिसाब से स्कूली ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए? केवल किताब से, गलत है। केवल परीक्षाओं से, गलत है। स्कूल के बाहर के जीवन से, यानी कि स्कूल की लाइफ को बाहर की लाइफ से कैसे कनेक्ट करना है, ये हमें एनसीएफ 5 बताता है 2005 का। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर हमारा 89 ऑन द स्क्रीन। पूछा गया है कि इतिहास पढ़ाते समय कहानी सुनने की विधि यानी कि स्टोरी टेलिंग क्यों सबसे ज्यादा बेस्ट है? ऑप्शन देख लेते हैं। यह कल्पनाशीलता और रुचि बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है कि जब हम लोग बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो उनकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है और साथ में उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। समय बचाती है, गलत है। शिक्षक को कम मेहनत नहीं करनी पड़ती है और ये रटवाने में भी हेल्प नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आज के 90th नंबर सवाल को देखेंगे। भूगोल की कक्षा में स्थानों और दिशाओं को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट शिक्षण सामग्री क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी कहता है ग्लोब और मानचित्र, यानी कि ग्लोब और मानचित्र का प्रयोग जब हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की कक्षा में पढ़ करेंगे तो चीजें आपकी बेहतर होंगी। ठीक है, सवाल नंबर 91 देखेंगे। शिक्षण की आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड में हम किस क्रम में आगे बढ़ते हैं?
तो ये जो आपकी टीचिंग की जो ये मेथड्स हैं, इसमें हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है नियम से उदाहरण की ओर, ऑप्शन नंबर बी कहता है उदाहरण से नियम की ओर, ऑप्शन नंबर सी कहता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो अ से आगमन और अ से उदाहरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 92 देखेंगे। सामाजिक अध्ययन में क्षेत्रीय भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप आयोजित करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चे परीक्षा में नकल करते हैं, ये बात गलत है। छात्रों को वास्तविक अनुभव होता है, बिल्कुल ठीक बात है। जब हम लोग उनको बाहर ले जाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, तो इससे वो क्या कर पाएंगे, उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, इससे टीचर को आराम नहीं मिलता, स्कूल का फंड खर्च होता है, ये भी बात गलत है। ठीक है, 93 नंबर का सवाल देखेंगे। कक्षा में सांस्कृतिक और भाषाई विविधता यानी कि डाइवर्सिटी का सम्मान एक शिक्षक को कैसे करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि क्लास में अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे होते हैं, अलग अलग जगह से बच्चे होते हैं, अलग अलग कल्चर से बच्चे होते हैं, तो इन सबको हमको कैसे सम्मान करना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। इसको नजरअंदाज करके गलत है। सबको एक जैसी भाषा बोलने पर मजबूर करके, ये बात भी गलत है, हमको फोर्स नहीं करना है। इसको एक संसाधन के रूप में यूज करके, बिल्कुल ठीक बात है, यही इसका सही उत्तर है। यानी कि अलग अलग लैंग्वेज को हम लोग एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे ताकि सभी बच्चे अलग अलग भाषाओं को सीख पाएं। ठीक है, 94 नंबर का सवाल देखेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए। सीखने की प्रक्रिया में निरंतर सुधार करना, ऑप्शन नंबर बी है छात्रों को पास या फेल करना, ऑप्शन नंबर सी है अंतिम ग्रेड या रैंक देना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका माता पिता को डराना। तो पेरेंट्स को हमको नहीं डराना है, रैंक देना भी हमारा उद्देश्य नहीं है, पास फेल भी नहीं करना। क्या करना है कि बच्चों की प्रक्रिया में निरंतर सुधार करना है। ठीक है, सवाल नंबर 95 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। खुली पुस्तक परीक्षा यानी कि ओपन बुक एग्जाम प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ऑप्शन देखिए। बच्चे परीक्षा में नकल करते हैं, बिल्कुल गलत है। यह रटने की आदत को कम करती है, यही बात जो है वो सही है। जब हम लोग ओपन बुक एग्जाम लेते हैं तो बच्चे इसमें चीजों को रटते नहीं बल्कि समझते हैं। टीचर को कॉपी चेक करना ही पड़ता है और इससे कोई बच्चा फेल नहीं होता, तो ये बात भी गलत है। ठीक है, सवाल नंबर 96 देखेंगे। एक अच्छे सामाजिक विज्ञान शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। ऑप्शन देखिए। सख्त अनुशासन यानी कि हाई डिसिप्लिन, हमेशा किताब से पढ़ाना, ये भी नहीं होगा। विषय का गहरा ज्ञान यानी कि डीप जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि यही इसका सही उत्तर है। अच्छा भाषण देना भी कोई सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का इम्पोर्टेंट गुण नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल नंबर 97 अपने स्क्रीन पे। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि, ये जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके जनक कौन है। ऑप्शन देख लीजिए। जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर बी कहता है यहाँ पे W.H. किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर सी कहता है मारिया मॉन्टेसरी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका फेडरिक फ्रोबेल। तो प्रोजेक्ट मेथड के जो जनक हैं वो आपके W.H. किलपैट्रिक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे हम लोग। सवाल नंबर 97 ऑन द स्क्रीन। कहा गया है कि 98 ऑन द स्क्रीन, ये बोला गया कि छात्रों के कार्यों का क्रमिक और व्यवस्थित संग्रह को मूल्यांकन की भाषा में क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए। रूब्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी है चेकलिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है पोर्टफोलियो, और ऑप्शन नंबर डी कहता है रेटिंग स्किल्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं, जिसमें कि क्रम वाइज उनकी उपलब्धियों को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 99 ऑन द स्क्रीन। कहा गया कि एनसीएफ 2005 के सुझाव के बाद नागरिक शास्त्र, जिसको हम लोग सिविक्स कहते हैं, आपकी इतिहास की नॉर्मली 8 क्लास तक 3 किताबें हैं, जिसको पहले एक सिविक्स नाम की किताब थी, उसको चेंज करके अब किस नाम से जाना गया है। ऑप्शन देख लीजिए। राजनीति विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, लोक प्रशासन, या फिर समाज शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र को चेंज करके इसका नाम सामाजिक और राजनीतिक जीवन रखा गया है। और आज के अंतिम सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 100। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का वास्तविक अर्थ क्या है। ऑप्शन देख लीजिए।
विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल गलत है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सबको एक जैसी जगह पर रखना, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना, यही समावेशी शिक्षा है। गरीब को फ्री एजुकेशन देना नहीं और लड़कियों के लिए अलग कक्षाएं चलाना भी समावेश का मतलब नहीं होता है। तो इसी के साथ आज के इस क्लास के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, महा मैराथन सीरीज को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।